everyone. So let's start today's topic, which is thermodynamics. थर्मोडाइनमिक ये फिज़िक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ हम स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि हीट एनर्जी को या फिर किसी भी दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हम फिर से हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे डिटेल स्टडी को ही हम थर्मोडाइनमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। A collection of an extremely large number of atoms or molecules combined within certain boundaries such that it has certain values of pressure, volume and temperature is called thermodynamics. System of large number of atoms या फिर system of large number of molecules जो कि एक बाउंड्रीज़ में बंधे हुए बाउंड्रीज़ में है। बाउंड्रीज़ का क्या मतलब है, किसके ऊपर बेस्ड हम इस चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे अबाउट टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। यानी कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या फिर एटम्स है, उसके बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे इन तीनों वेरिएबल्स के बेसिस में, जो कि है हमारे टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो ऐसे स्टडी को या फिर इस स्टडी को ही हम कहते हैं थर्मोडाइनमिक। ओके, सो इस चैप्टर का जो सबसे पहला डेफिनेशन है वो है अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल का मतलब है टेम्परेचर या हीट एंड इक्विलिब्रियम का मतलब है कांस्टेंट। ओके, तो इसके डेफिनेशन को फिर से जानते हैं। A thermodynamic system in a equilibrium state if the microscopic variables such that pressure, temperature, volume, mass, constituent particles, etc. are characteristic the system do not changes in time. In thermal equilibrium the temperature of the two system are equilibrium. अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं और उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल की जो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल है, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल जैसे कि उसका मास या फिर उसका टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर या कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल हैं, वो अगर टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहे हैं किसी भी सिस्टम में, और साथ साथ अगर टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है क्या उसका टेम्परेचर भी, तो ऐसे किसी सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम में है हम तब कह सकते हैं, जब उसके माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स और टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहे हैं टाइम के साथ साथ। हम थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई भी सिस्टम है ऐसा कब कह सकते हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है ऐसा हम कहेंगे कब, जब हमारे पास दो सिस्टम हो, दो पार्टिकल सिस्टम हो। लेट सपोज कर सकते हैं कि दो सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। ठीक है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या फिर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो दोनों ही सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में तब हम कह सकते हैं कि है जब वहाँ पर टाइम के साथ साथ टेम्परेचर और उसके माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सो अब हम सबसे पहले जानेंगे, यहाँ पर बेसिकली हमें तीन लॉज के बारे में पढ़ना है, ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ज़ीरोथ लॉ हम क्यों कह रहे हैं, इसे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ही क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जब फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ को पॉस्टुलेट किया गया था उसके बाद ज़ीरोथ लॉ के बारे में डिस्कवरी हुई कि ज़ीरोथ लॉ सबसे पहले आना चाहिए था। ऐसे साइंटिस्ट को लगा कि बिना ज़ीरोथ लॉ के फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ को हम स्टैंड नहीं करवा सकते, इसीलिए फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ के बाद क्योंकि ज़ीरोथ लॉ आया, इसीलिए उसे थर्ड लॉ ना कह के हम ज़ीरोथ लॉ के बारे में जानते हैं। ज़ीरोथ लॉ उसे कहते हैं। ठीक है, सो ज़ीरोथ लॉ के डेफिनेशन को सबसे पहले जानते हैं। दिस लॉ आइडेंटिफाइज थर्मल इक्विलिब्रियम एंड इंट्रोड्यूसेस टेम्परेचर एज अ टूल फॉर आइडेंटिफाइंग द इक्विलिब्रियम। इस लॉ में फोकस किया गया, ज़ीरोथ लॉ में स्टडी किया गया अबाउट द थर्मल इक्विलिब्रियम, और टेम्परेचर को टूल माना गया, टेम्परेचर को मेन की पॉइंट माना गया यहाँ पर अबाउट द स्टडी फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम को जानने के लिए यहाँ पर टेम्परेचर को फोकस किया गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ़ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम देन दोज टू सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर हम यहाँ पर तीन पार्टिकल सिस्टम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, लेट द सिस्टम बी ए, बी एंड सी, और अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिस्टम ए एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है
और साथ साथ सिस्टम बी एंड सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो रिजल्टेंट हमें ऐसा मिलेगा कि सिस्टम ए एंड बी ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होंगे। ऐसा स्टडी किया गया ज़ीरोथ लॉ में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। हीट क्या है और वर्क क्या है, इससे पहले के वीडियोस में मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया है ऑलरेडी। सो इसे फिर से एक और बार रिवाइज करते हैं। व्हाट इज़ हीट? एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग whenever there is a temperature difference between the system and its surrounding is called heat. हीट को जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। ओके, कंसिडर करते हैं एक रूम जिसका टेम्परेचर है या फिर उस रूम में एसी चल रहा है ऐसा हम मानते हैं, और एसी का टेम्परेचर है अबाउट 24 to 25 डिग्री सेल्सियस में है। सपोज 25 डिग्री सेल्सियस में है एसी का टेम्परेचर, तो उस रूम का भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा। और कोई एक पर्सन है जो कि उस रूम के अंदर है, लेकिन उस रूम के बाहर जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 41 डिग्री सेल्सियस है। अभी समर सीज़न चल रहा है, समर सीज़न में बेसिकली अभी ये टेम्परेचर तो नॉर्मली हो गया है। सो ऐसा हो रहा है कि रूम के बाहर सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो 40 to 41 डिग्री सेल्सियस है। जो अगर वो पर्सन उस एसी रूम से उस 25 डिग्री सेल्सियस से अचानक रूम के बाहर आया तो उसे हीट फील होगा, ह्यूज नंबर ऑफ हीट उसे फील होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। 25 डिग्री सेल्सियस से वो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 41 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो हीट का चेंज हो रहा है या फिर जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से उसे बाहर का टेम्परेचर फील होगा, बाहर उसे बहुत ज़्यादा हीट लगेगा। और जैसे ही फिर से वो रूम के अंदर जाएगा वो पर्सन, उसे थोड़ा ठंडा, थोड़ा सा कोल्ड महसूस होगा, क्योंकि वो बहुत हाई टेम्परेचर से फिर से लो टेम्परेचर में आ रहा है। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है। तो ऐसे ही हम हीट को एक सिंपल से एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। एंड नाउ अबाउट वर्क, कि वर्क हो रहा है किसी भी सिस्टम में, ऐसा कब कह सकते हैं? ये भी मैंने आपको आप सबके साथ प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया, बताया था कि वर्क डन हो रहा होगा ऐसा हम कब कहेंगे? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे और वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन द वर्क इज सेड टू बी डन। ओके, सो इसका सिंपल डेफिनेशन होगा, वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ बॉडी और अ सिस्टम मूव्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, और इसे हमने एक सिंपल से डेरिवेशन से समझा था कि व्हाट इज़ वर्क, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर छोटा सा स्मॉल वर्क डन हो रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। पी क्या है हमारे यहाँ पर? फोर्स, और डी वी है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ओके, if we consider a bulk system consisting of a large number of molecules, the internal energy of the system is the sum of its kinetic energy and potential energy of these molecules. अगर हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा ह्यूज नंबर ऑफ सिस्टम कंसिडर करें, बल्क सिस्टम जो कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम से बना हुआ है कोई सिस्टम, तो इस सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होगा वो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगा? सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स। उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों के सम के इक्वल होगा इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी। This energy is possessed by a system due to its molecular motion and molecular configuration. Molecules में जो motion होगा उसके वजह से ये कुछ energy gain करेगा, जो energy sum होगा उसके kinetic energy और potential energy के equal. Okay? सो इससे हम इस एनर्जी को हम डिराइव कर सकते हैं। अगर हम इस एनर्जी को कैपिटल यू से डिराइव कर रहे हैं, सो हम यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज़ अ माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी जान रहे हैं कि ये सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स। सो ये
एक माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल है। जैसे कि माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल कई सारे हैं, मैंने अभी डिस्कस किया कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये सब जैसे माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल हैं। इंटरनल एनर्जी भी एक माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल ही है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर कि सिस्टम का स्टेट कैसा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, मेनली 3 ही स्टेट होते हैं कोई भी सिस्टम के। Its value depend only on the given state of the system and does not depend on the path taken to arrive that state. इसका वैल्यू, इंटरनल एनर्जी का वैल्यू, ये डिपेंड करता है स्टेट ऑफ द सिस्टम में कि सिस्टम का स्टेट कैसा है, ना कि उस स्टेट में वो सिस्टम कैसे पहुंचा इसके ऊपर। ओके, सो अब पढ़ते हैं अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। It is simply the general law of conservation of energy applied of any system. According to this law, the total heat energy change in any system is the sum of its internal energy change and the work done. First law ये all about स्टडी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ में कहा गया कि जो हीट एनर्जी है किसी भी सिस्टम का, वो जब चेंज होगा, जब हम हीट एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, यानी कि हीट को रेज कर रहे हैं या फिर हीट को कम कर रहे हैं, तो वो इक्वल होगा किसके, उसमें जो वर्क डन हो रहा है, उस पूरे सिस्टम में जो वर्क डन हो रहा है उसके, एंड जो हमारा इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है उसके। तो सम होगा वर्क डन जितना हो रहा है उस सिस्टम में, और साथ साथ इंटरनल एनर्जी जो चेंज हो रहा है ऑफ दैट सिस्टम। सो इसे हम व्हेन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ हीट dq इज सब्जेक्टेड टू सिस्टम, सपोज किसी सिस्टम में हम हीट अप्लाई कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, इसलिए इसे dq लिख रहे हैं। सो उस सिस्टम में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट को रेज कर रहे हैं, ठीक है। सो अ पार्ट ऑफ इट इज़ यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी बाई du एंड अ पार्ट ऑफ इट इज़ यूज टू परफॉर्म एक्सटर्नल वर्क dw। छोटा सा हीट, थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट दे रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है और थोड़ा सा वर्क डन हो रहा है। तो इसे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, dq यानी कि स्मॉल हीट अप्लाइड इज इक्वल टू du प्लस dw, स्मॉल इंटरनल एनर्जी प्लस स्मॉल वर्क डन। ओके, फॉर gases the specific heat capacity depend on the process on the condition under which heat capacity transfer takes place। गैसेस में क्या होता है, गैसेस का ऐसा टेंडेंसी होता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है गैस का, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रोसेस और द कंडीशन अंडर विच द हीट कैपेसिटी ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। हीट कैपेसिटी जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, वो किस तरह से, किस स्टेट में ट्रांसफ़र हो रहा है और किस कंडीशन में ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके ऊपर बेस्ड होता है। ओके, देयर आर मेनली टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ ऑफ अ गैस। 2 प्रिंसिपल हीट कैपेसिटी हमें यहाँ पढ़ना है ऑफ अ गैस। देयर आर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो पहला है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक वी फाइंड अ रिलेशन between two principal specific heat of ideal gas according to the relation is, अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट टेम्परेचर में लेंगे तो यहाँ पर वेरी क्या करेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इनका इक्वेशन क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर। यहाँ पर हम दोनों को लिखेंगे Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। सो हियर Cp एंड Cv आर मोलर स्पेसिफिक हीट अंडर कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पर है R क्या है, हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, कितना पार्टिकल है उस गैस में, वो है R। Specific heat capacity of a gas at constant pressure is greater than the specific heat capacity of a gas at constant volume। ये हमने इससे पहले भी स्टडी किया था कि specific heat capacity of a gas at constant pressure ये ज़्यादा होगा किससे, specific heat capacity of a gas at constant volume से। So Cp is greater than Cv। Reason is that when heat supplied to a gas at constant volume, no work would be done by the gas against
the internal pressure and all the energy is used to raise the temperature of the gas. ऐसा क्यों होगा कि Cp Cv से ज़्यादा क्यों होगा? रीज़न है इसके पीछे ये कि जब हम हीट सप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम में, तो गैस अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम रहा, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर उसका वॉल्यूम हीट रेस करने पर भी कांस्टेंट रहा तो यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। वर्क डन नहीं होने की वजह से जो गैस होगा वो अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर एंड ऑल द एनर्जीज यूज टू रेज द टेम्परेचर। तो यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा तो पूरा एनर्जी किस में यूज़ हो जाएगा? जो हीट एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं हम, वो किस में यूज़ हो जाएगा? टेम्परेचर को रेज करने में, टेम्परेचर को बढ़ाने में पूरा एनर्जी यूज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे जगह देखें तो when the heat is supplied to the gas at constant pressure, अगर प्रेशर को यहाँ पर हम constant रख रहे हैं, then the volume increases and the heat energy supplied to it is used to increase the temperature of the gas as well as in doing the work against the external pressure. अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं तो सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर तो इंक्रीज़ होगा ही वॉल्यूम के इंक्रीजमेंट के साथ, लेकिन साथ साथ वर्क डन भी होगा, इसीलिए Cp Cv से ग्रेटर है। द डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट इन द थर्मल इक्विलिब्रियम of the work done is expanding the gas against the external pressure, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, अगर आप चाहें तो इस पूरे इक्वेशन को जो Cp एंड Cv के बीच में जो रिलेशन है वो आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। सो इसे मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगी ताकि आपको समझ सके और नोट डाउन करने में आपको इजी हो। लेट P, V and T be the pressure, volume and absolute temperature initially of 1 mole of ideal gas. P, V and T यहाँ पर है हमारा प्रेशर, वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर आइडियल गैस के लिए, ठीक है। अगर केस 1 सबसे पहले कंसिडर करते हैं, द हीट dq is supplied to a gas at constant volume so that the temperature increases to T plus del T. अगर हम यहाँ पर किसी भी सिस्टम में थोड़ा सा हीट इंक्रीज़ करते हैं, थोड़ा सा सिस्टम को हीट देंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम को कांस्टेंट ही रख रहे हैं और हीट सप्लाई करेंगे, तो अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा। तो इनिशियली उसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि कैपिटल T था और हीट देने के बाद थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ टेम्परेचर में, जो कि उसको हम dt लिखते हैं, d स्मॉल d एंड कैपिटल T। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो टोटल टेम्परेचर जो रेज हुआ, टोटल टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हुआ वो क्या होगा? कैपिटल T प्लस डेल T। ओके, यहाँ तक क्लियर है कि वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट होगा तो सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक? T प्लस डेल T। ओके, और फर्स्ट लॉ से हमें ये पता चला है, क्या पता चला है कि टेम्परेचर की हीट अगर किसी सिस्टम में हम दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रहा है, साथ साथ एक्सटर्नल वर्क डन भी हो रहा है। यानी कि क्या? dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ये हमने पहले भी पढ़ा। और वर्क में जो हमने डेफिनेशन पढ़ा, तो वर्क में हमने क्या पढ़ा? dw इज इक्वल टू क्या? p dv। तो हम यहाँ पे dw के जगह पे p dv लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन क्या होगा? dq इज इक्वल टू du प्लस p dv। ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे dv का वैल्यू 0 होगा, तो p dv ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया यहाँ पर? लास्ट इक्वेशन डेल q इज इक्वल टू डेल u, क्योंकि यहाँ पे डेल v कांस्टेंट है यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो p dv वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं? Cv इज इक्वल टू dq बाई dt एट कांस्टेंट v। क्यों ऐसा हम लिख रहे हैं कि अगर हम इसको टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? dq बाई dt चेंज इन हीट बाई टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो चेंज इन हीट हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला? dq इज इक्वल टू क्या? du। तो हम इसे लिख सकते हैं du बाई dt एट कांस्टेंट v। सो हमारे पास लास्ट इक्वेशन क्या आया? Cv इज इक्वल टू du बाई dt।
ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा ही, साथ साथ वर्क डन भी हो रहा है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। उस इक्वेशन में हम जाएंगे सबसे पहले, ठीक है, फिर से इस इक्वेशन को कोट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा सी पी इज इक्वल टू डी टी बाई डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी तो रहेगा ही एट क्या, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो डी क्यू बाई डी टी हमें यहाँ से मिल जाएगा क्या, डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस पी डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे तो वॉल्यूम का टर्म जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है। फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के बारे में हमें पता है कि उसका इक्वेशन क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, अगर इस इक्वेशन से हम डिराइव करेंगे और ऊपर नीचे अगर हम टी से इसे डेरिवेट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आर बाई पी। ओके, सो इसे हम फिर से क्या लिख सकते हैं, सी पी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस पी इंटू आर बाई पी। अब ये डी वी बाई डी टी का जो लास्ट वाला टर्म आया था हमारे पास ऊपर की इक्वेशन से, जहाँ पर था सी पी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस पी इंटू डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो डी वी बाई डी टी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी इंटू आर बाई पी, ओके, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला आ जाएगा सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। ठीक है, और अगर हम सी वी के टर्म को एल एच एस में लेके आए तो हमारे पास आएगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। यहाँ तक आप सबको समझ में आया? सो फिर से एक बार इसे समझाती हूँ मैं लास्ट स्टेप को कि सी पी इज इक्वल टू सी वी कैसे हुआ। सी पी इज इक्वल टू सी वी क्योंकि सी वी का टर्म हमारा आया था डी यू बाई डी टी, सी वी आया था तो हम यहाँ डी यू बाई डी टी के जगह पे सी वी लिख सकते हैं और ऊपर नीचे पी पी कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ आर, तो इसीलिए हम इसे लिखेंगे सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ओके, थर्मोडाइनमिक स्टेट वेरिएबल, थर्मोडाइनमिक स्टेट वेरिएबल को थोड़ा सा जानते हैं। Thermodynamic state variable of a system are the parameter which describe equilibrium of a state is completely satisfied by the value of pressure, volume, temperature, mass and composition. Thermodynamic state variable यानी कि thermodynamic state में है वो, thermal equilibrium में है, ऐसा कह सकते हैं। कब? जब इसके state variable को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। कब? जब इसके स्टेट वेरिएबल चेंज ना हो, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल चेंज ना हो। माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल मतलब कौन से वेरिएबल? उसके टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? द इक्वेशन ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट द कनेक्शन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, दोज इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल और परफेक्ट गैस इज रिप्रेजेंटेड एज पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। ये है हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट, जहाँ पर म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, आर है यहाँ पर गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल ऑफ गैस। थर्मोडाइनमिक स्टेट वेरिएबल आर ऑफ 2 काइंड्स। थर्मोडाइनमिक स्टेट वेरिएबल भी दो तरह के हैं। पहला है एक्सटेंसिव एंड दूसरा है इंटेंसिव। अब एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव में क्या डिफरेंस है? Extensive variable indicate the size of the system, but intensive variable does not indicate the size. Extensive variable, intensive variable indicate करते हैं, उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करते इंटेंसिव वेरिएबल, लेकिन एक्सटेंसिव वेरिएबल ये डिपेंड करते हैं अबाउट द साइज ऑफ द सिस्टम। ओके, वॉल्यूम, मास, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आर एक्सटेंसिव वेरिएबल। वॉल्यूम, मास और इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये सब है उसके एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, बट प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी आर इंटेंसिव वेरिएबल जो उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये तो साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करते ना, इसीलिए ये सब इंटेंसिव वेरिएबल है। थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, एनी प्रोसेस इन विच द थर्मोडाइनमिक वेरिएबल ऑफ द थर्मोडाइनमिक सिस्टम चेंजेस इज नोन एज थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। थर्मोडाइनमिक प्रोसेस किसे कहते हैं? कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स चेंज हो रहे हों, ऐसे प्रोसेस को हम थर्मोडाइनमिक प्रोसेस कहते हैं। ओके, सो आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड होगा थर्मोडाइनमिक वेरिएबल का, जिस एपिसोड में हम पढ़ेंगे अबाउट द क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस।
isothermal process, adiabatic process, and Kelvin Planck statement, Celsius statement, Carnot's engine and refrigerator. ओके, सो आई होप मेरे इस वीडियो से आप सबको थोड़ा सा इस चैप्टर में हेल्प हुआ होगा. अगर किसी को भी, मैं फिर से कह रही हूँ, इस CP माइनस CV के इस रिलेशन में अगर थोड़ा सा भी कोई कन्फ्यूजन है या फिर कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई विल मेक श्योर कि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ. ओके, थैंक यू.